हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं जो कि लेटेस्ट के पेपर हैं। 2023 पेपर हैं, अक्टूबर 2023 के। तो ये जो आपका पेपर हुआ है इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आए हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि ये मैं सॉल्व करवा दूँ। पहले ये सॉल्व कराया जा चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उनको वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं या फिर मैंने भी खोजा फिर मुझे नहीं मिला वीडियोज़ कि मैं उन तक प्रोवाइड करवा सकूँ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ हर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं करवा दे रही हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, आँख और हाथ का जो समन्वय है यह लेखन कौशल के लिए पूर्व आवश्यकताओं में से एक होता है। बेसिकली ये पेपर करवाने का मेरा जो लॉजिक था वो ये है कि आप समझ सके कि टॉपिक हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्री लिंग्विस्टिक फॉर राइटिंग स्किल, ठीक है, मतलब लेखन के पूर्व की क्या आवश्यकताएं होती हैं, ऐसे आपने भाषा के पूर्व की और क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर साक्षरता के पहले की क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसे बहुत बेसिक टॉपिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो वहाँ पर देखिए, जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आँखों में कोई दिक्कत होगी, जैसे मान लीजिए बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वो सही ढंग से लिख नहीं पाएगा, ठीक है। अगर उसके हाथ कँप रहे हैं, देखने में प्रॉब्लम मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ कँप रहे हैं तो भी वो अच्छा नहीं लिख पाएगा। लिखते समय हमारे आँख और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। आप लिखते समय इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि क्या आप लिखते समय अगर आपके हाथ किसी और डायरेक्शन में है या आँख किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, तो क्या आप लिख पाएंगे? तो लिख तो सकते हैं हम थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या है कि उतना प्रॉपरली जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा। एक सटीक सीधा सा हम नहीं लिख सकते हैं ना। तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो लिखा है बिल्कुल 100% सही लिखा है ये। अगला है, विशेष पाठशालाओं में शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात हमेशा जो होता है 1:10 रहता है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा सही मान के चल सकते हैं क्योंकि हम प्राइमरी टीचर के जैसे आप जिस डिप्लोमा के बेस पर आप ये प्रश्न दे रहे हो, मतलब इन प्रश्नों के जवाब देने के सक्षम हुए हो, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, मतलब एक टीचर पर 10 बच्चों का रेशियो जो है वो डिफाइन किया जाता है। 1 to 5th की मैं बात कर रही हूँ, तो उस हिसाब से क्योंकि हम भी 1 to 5th के ही टीचर भविष्य में जाकर बनेंगे, तो इस हिसाब से ये प्रश्न भी आपका लगभग सही हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को और भी थोड़ा सा बनाया जा सकता था कि वो ये बता देता कि प्राथमिक पर पूछ रहा है या फिर जो है वो मतलब 1 to 5th में पूछ रहा है या फिर 6 to 8 के लिए पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर इस तरह से पूछा है तो वो भी, क्योंकि हम अपने परिपेक्ष में लेकर के इन प्रश्नों के जवाब देते हैं और बोर्ड की तरफ से तो ऐसा कुछ आंसर आपको मिलता नहीं है, तो फिर हम इसको सही मानकर ही चलते हैं। अगला है आपका, समावेशी सेटिंग में रैंप को अनुदैर्ध्य बाधा व्यवहार संबंधी बाधा के रूप में देखा जाता है। तो ये मतलब बाधा नहीं होता है, मतलब एक बैरियर का काम थोड़ी करता है। रैंप आप लगा रहे हैं तो उससे बच्चों को थोड़ी बहुत फैसिलिटी ही मिलेगी, तो वो कोई बाधा नहीं होती है। अगला है, इकाई परीक्षण योगात्मक मूल्यांकन होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इकाई परीक्षण को योगात्मक मूल्यांकन नहीं कहते हैं। जब हम साल के अंत में परीक्षाएं लेकर के बच्चे के मार्क्स या बच्चे को ग्रेड देने के लिए या बच्चे की ओवरऑल जो है उसका संख्यात्मक मान देने के लिए हम उसका परीक्षण करते हैं, तो वो योगात्मक होता है। जैसे जब आप बच्चे जो है वो आपके फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में फेल हो गए, इस हिसाब से आप इवेल्युएशन करते हैं। ओवरऑल कैरिकुलम के एंड पर जब आप इवेल्युएशन करते हैं तो वो योगात्मक होता है। एक रचनात्मक है, एक योगात्मक है, तो दोनों में डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो कुछ प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लड्डू वाले प्रश्न हैं, लेकिन तब लड्डू वाले होंगे जब आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। जब आप पढ़े रहेंगे तो ये सब आपके लिए मतलब ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगला है, RPWD अधिनियम 2016 में 21 विकलांगता के प्रकार हैं, तो ये तो कोई भी कर देगा, जो भी फर्स्ट ईयर जिन्होंने भी थोड़ा पढ़ा होगा तो वो कर देंगे इसे। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि PWD का पूरा नाम क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है आपकी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये आपका होता है। तो पब्लिक नहीं होता है, पर्सन विदाउट नहीं होता है, पर्सन विथ नहीं होता है और पब्लिक विथ भी नहीं होता, ये भी आपका सही हो जाएगा।
उसके बाद है स्कूल के माहौल के कारक क्या हैं। स्कूल मतलब स्कूल का माहौल का मतलब है कि जो विद्यालय है उसका वातावरण किस टाइप का है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से कारक होते हैं, तो बिल्कुल सभी कारक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला है कौन सा एक आईसीटी जो साधन, विच इज़ एन आईसीटी टूल्स, कौन सा एक आईसीटी टूल्स होता है, तो वो लैपटॉप आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे आईसीटी नहीं होते हैं, तो लैपटॉप आपका एक आईसीटी टूल्स होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशीय शिक्षा क्या प्रदान करती है, ठीक है। हमने आपको कई बार पढ़ाया होगा, ये चीज़ें हमने आपको कई सारी बार पढ़ा दिया है कि समावेशी शिक्षा क्या करती है, इक्विटी प्रदान करती है, सभी को उनकी ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन देने का काम करती है। सभी को देखिए, इक्विटी में ही अगर हम बात करते हैं तो वो अवसर आपका समाहित हो जाता है, समानता भी देती है और इक्विटी भी देती है, तो ये डी आपका सही हो जाएगा। और इक्विटी अपने आप में ही एक बहुत व्यापक शब्द होता है, इसमें ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समाहित हो जाती हैं, तो इसका जो है वो डी आपका सही हो जाएगा। और इस तरह से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप भी इन पेपर्स को जरूर करें कि विद्यालय में मूल्यांकन का प्रकार क्या होता है, जहाँ पर आप रचनात्मक पढ़ते हैं, योगात्मक मूल्यांकन पढ़ते हैं, और दोनों में डिफरेंसेस तो कई बार पूछे जाते हैं। आईसीटी सहायक के बारे में पूछा गया है, योगात्मक परीक्षण का नाम लिखने के लिए पूछा गया है, समग्र शिक्षा का वर्ष पूछा गया है, ठीक है, और CWSN का पूर्ण रूप पूछा गया है। सॉरी, एक मिनट फिर से चेक करते हैं इसको, इसमें क्या पूछा गया है, CWHI, ठीक है। तो चिल्ड्रन विथ हेयरिंग एम्पेयरमेंट जो है वो उसका फुल फॉर्म है ये। RPWD अधिनियम 2016 का अनुच्छेद 20 आपसे पूछा गया है। स्कूल की तैयारी के लिए क्या कौशल सोच सकते हैं, वो आपसे पूछा गया है। और CWHI के लिए सहायक उपकरणों क्या नाम है, समुदाय आधारित पुनर्वास के कितने घटक होते हैं, वो सारे पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2-4 पेपर भी सॉल्व करते हैं ना, तो मतलब आपका समझ लीजिए, अगर आपने 4 पेपर भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया तो वहाँ से लगभग आपके 60% तो आपने अपनी तैयारी खुद अकेले ही कर ली, ठीक है। और 40% के लिए तो फिर हम हैं ही, तो ये सब चीज़ें आप करते रहिए, मतलब पेपर्स को आप ज़रूर सॉल्व करिए। आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अगर एक पेपर के कर लेते हैं तो उससे आपके बहुत बेनिफिट हो जाएंगे। तो ये था आपका आज का पूरा पेपर, जिसमें आपने एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट का सोल्यूशन देखा, 2013 के जो अक्टूबर माह में हुए पेपर्स थे। बाकी के ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, आप खुद से भी करिएगा, पेपरों को सॉल्व जो है वो करने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे आपकी कंटेंट एंड मैथोलॉजी के पेपर हैं, जिसको कभी टाइम मिला तो फिर आपका करवा दिया जाएगा ये सारे पेपर्स। तो अभी आप इन चीज़ों को पढ़िएगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जो आप चाहते हैं कि वो करवा दिया जाए, तो भेज दीजिएगा, वो पेपर आप मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। हमारी टेलीग्राम जो आईडी है, आप उस टेलीग्राम आईडी पर जा कर के भेज सकते हैं, जहाँ से जो भी अगर वो लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रीवियस ईयर आया है सब इंपॉर्टेंट ही है, और फिर भी अगर जैसे आप लोग रिकमेंड करते हैं और पेपर अगर आप भेजते हैं कि हाँ इस ईयर के पेपर सॉल्व करा दीजिए, तो फिर वो करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सब एचआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। सतत हो, व्यापक मूल्यांकन हो गया, अभी मैंने रिसेंटली इसका करवा रखा है, ठीक है। परियोजना विधि के चरण हो गए, उदाहरण के साथ गणित पढ़ाने के कोई सूत्र हो गए, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने अपने लेवल पर चीज़ों को मैनेज करने का। तो पेपर्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं, आप इन्हें ज़रूर ध्यान में देंगे, और इन सभी पेपरों को जो है वो आप कर रहे होंगे। तो ये हैं आपके जो लेटेस्ट के अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, अक्टूबर 2023 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके ये पेपर्स हैं। तो आई होप आप लोगों के पास भी होंगे ये पेपर, और अगर नहीं भी हैं तो फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर आप अगर कहते हैं तो मैं खुद ही आपको ये पेपर टेलीग्राम पे जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि लेटेस्ट पेपर है बिल्कुल 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे आपके अक्टूबर माह में, उसी के ये आपके पेपर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आपको करनी है, ताकि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलेंगे एक नया वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।